सभी छात्रों का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। सभी क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिए तो इनसे बाहर आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस बेस्ड है। आपके जो अध्याय ये सारे पूछे जाने हैं, इनके 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक यही सारे क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, साथ में आंसर भी बता रहा हूं यार। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम है ना। मैं क्योंकि आपके पेपर से पहले बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन बताता हूं कि आप यदि वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 100% अपना पेपर इतना अच्छा करके आएंगे कि आप इतना अच्छा स्कोर कंप्लीट करेंगे कि आप टॉप करेंगे। स्कूल में टॉप, त्रैमासिक परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप हाफ ईयरली में कर पाएंगे। इसके बाद आप प्री बोर्ड में और वार्षिक परीक्षा की तैयारी इसी से होती है, अभी से स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन आपको 2 अंक के रूप में दिया गया है, 3 अंक, 4 अंक सभी क्वेश्चन हैं, आंसर भी है साथ में। बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करके चलाएं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुभ्रूणता क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके फर्स्ट जो चैप्टर आपका आना है उससे 2 अंक की क्वेश्चन है ये बहुभ्रूणता। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब मैं क्लास 12th में था तो ये क्वेश्चन जो है मेरी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों में यहाँ पे पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। यहाँ पे बहुभ्रूणता क्या होता है समझ लेते हैं इसके आंसर को। जब एक बीजांड में एक से अधिक, यानी बहु का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, आपको पता ही होगा। बहु का अर्थ होता है एक से अधिक, है ना, ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो एक से अधिक जब भ्रूण उत्पन्न हो जाए, भ्रूणता, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो गए तो बहुभ्रूणता हो गई, है ना। एक से अधिक भ्रूण है तो बहुभ्रूणता, सीधी सी तो बात है। इतना सा याद रखिए, बस आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं। भ्रूण कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? बीजांड में उत्पन्न होते हैं। बस बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो गए, इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। आंसर याद रखेंगे, सीधा आंसर याद करवा रहा हूँ। सभी आंसर जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल छोड़ना नहीं है इनमें से एक भी। अगला है आपका, जिसके 2 यहाँ पे एक निम्न प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार इसके बताए गए हैं, वास्तविकता, वास्तविक बहुभ्रूणता, मिथ्या बहुभ्रूणता। तो आपको केवल बहुभ्रूणता की परिभाषा याद रखना है क्या है ना। इसके बाद देख लेते हैं अनिषेक फलन क्या है। आंसर के साथ बता रहा हूं, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अनिषेक फलन क्या है? कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के अंडाशय सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से फल निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। कैसा कह रहा है ये कि बगैर निषेचन हुआ नहीं और यहाँ पे फल का निर्माण हो गया, है ना, फल जो है विकसित हो गया, है ना, अनिषेक, है ना, उसका नाम ही है अनिषेक फलन। यानी कि निषेचन, निषेचन नहीं हुआ, जिसके सामने आ लगाओ, जैसे सत्य है उसके सामने आ लगाए तो असत्य कहलाएगा ना, नहीं हुआ, असत्य, गलत है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार है अनिषेक फलन। यहाँ पर निषेचन हुआ नहीं लेकिन फल का निर्माण हो गया, है ना, फल जो है वो सामान्य फल हुए, विकसित हो गया, तो इसे ही हम अनिषेक फलन कहते हैं। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके जो उदाहरण रहेंगे अनिषेक फलन किन में होता है, तो केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से यहाँ पर अनिषेक फलन पाया जाता है। याद रखेंगे इनके सभी के उदाहरण, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया कि अनिषेक फलन किन में पाया जाता है, केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद, सभी याद रखना है, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़े। असंग जनन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, असंग जनन, है ना। असंग जनन कंप्लीट करेंगे। असंग जनन क्या है, इसके प्रकार व महत्व लिखिए। महत्व जरूर से याद रखेंगे, प्रकार तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन असंग जनन क्या है इसका महत्व लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है ना। असंग जनन देख लेते हैं। असंग जनन की वह एक अलैंगिक विधि है, अलैंगिक, है ना, जिसमें संतति का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखिए असंग जनन कैसी विधि है, जनन की विधि है। आपको खाली स्थान दे दिया तो अलैंगिक याद रखेंगे, ऑप्शन में दे दिया तो अलैंगिक याद रखेंगे। असंग जनन अलैंगिक विधि है जनन की, है ना, इसमें संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है। युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा है और यहाँ इसके बिना संतति का निर्माण होता है। असंग जनन के प्रकार हैं, अनिषेक जनन में 2 प्रकार की जनन विधियाँ हैं, अनिषेक जनन, असंग जनन। ये सेम ही होती हैं दोनों, है ना, लगभग इनका सेम पोर्शन है ना। इसका महत्व नीचे दिया गया है, ये 3 लाइन में आप ऐसे पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका भ्रूणपोष क्या है ना। भ्रूणपोष, इसको देखते हैं। देखिए भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष बीज का मुख्य, आप सुनिए, देखिए यहाँ पे देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सुनिए, सुना बहुत तेज याद रहता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सुना जो आप सुनते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो स्टूडेंट सुनना सीखिए, सुनना हुआ बहुत तेज याद रहता है।
आपको पेपर में भी याद आ सकता है कि मैंने बताया था ये क्वेश्चन मिल गया तो आप सीधा लिख देंगे आसानी से, है ना। तो आपको बस 2-3 बार इसे सुनना है, आप पे आसानी से याद होंगे। भ्रूणपोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है, इसमें भोजन संग्रहित रहता है। भ्रूणपोष क्या है? एक बीज का जो होता है मुख्य भोज्य पदार्थ, इसमें भोज्य पदार्थ, भ्रूणपोष में क्या होता है? भ्रूण के पोषण के लिए भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, सीधी बात है। भ्रूण के पोषण के लिए जो भोज्य पदार्थ जहाँ पर संग्रहित रहता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर सकते हैं। भ्रूण के विकास एवं बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त होता है ना। मैंने कहा ना कि यहाँ पे भ्रूण के भोजन के लिए पोषक तत्व होते हैं वो यहाँ पे संग्रहित रहते हैं और भ्रूण के विकास के समय जो होते हैं और बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त किया जाता है इसे। तो ये रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका प्लेसेंटा के कार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसेंटा के कार्य, अपरा या प्लेसेंटा। आंसर याद रखना है अपरा के, है ना। अपरा क्या होती है? अपरा सबसे पहले आपको पता होगा, यदि आप 12th में आ गए हैं, बायोलॉजी लिए, पता होगा अपरा क्या होता है ना। देख लेते हैं। नर एवं मादा प्राणियों के ऊतकों से निर्मित वह रचना जो भ्रूण की गर्भाशय की भित्ति से संबंध स्थापित करती है तथा भ्रूण व मादा रुधिर के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती है, अपरा कहलाती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, यहाँ पर ये आपकी बायोलॉजी लिखी हुई है कथन है ना। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होती है। देखिए, जब भ्रूण माता के गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है तो माता और भ्रूण के बीच में एक संबंध की नली लगी होती है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। वो क्या काम करती है? वो क्या काम करती है? उससे भ्रूण को पोषण मिलता है माता के शरीर से, है ना। उससे भ्रूण के शरीर में पोषण तत्व जाते हैं, श्वसन का जो कार्य कराती है, वो श्वसन में जो श्वसन में मदद करती है, उत्सर्जन में मदद करती है। तो इस प्रकार से इसके कार्य हो गए। कार्य तो जरूर ही याद रखने हैं आपको, अपरा के प्लेसेंटा के ये कार्य रहेंगे आपको, ये सभी कार्य याद रखना है। भ्रूण की रोगों से सुरक्षा करती है ना, अन्य कोई रोग ना हो जाए उसकी, इससे सुरक्षा करती है। एक प्रतिजैविक के रूप में कार्य करती है और उसको पोषण तो प्रदान कर ही रही है, साथ ही उसको पोषक तत्व तो दे रही है, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, सभी के लिए वो यहाँ पे बीच में कड़ी की तरफ लगी हुई है। हाँ, हार्मोन का स्रावन करती है ना। मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि में उत्तेजित करता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इससे कॉर्पस ल्यूटियम से उसका स्रावन होता है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है तथा गर्भधारण में सहायक होता है। और एक्रोसोम और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों के कार्य याद होना चाहिए, दो कार्य याद होने चाहिए, बहुत है ना। एक्रोसोम के अलग से आ सकते हैं 2 नंबर में, या अथवा में एक दूसरे के बन सकते हैं, या ऐसे आए कॉर्पस ल्यूटियम के कार्य लिखे, अथवा में है एक्रोसोम के कार्य लिखे। तो एक्रोसोम के जरूर से याद होने चाहिए, कॉर्पस ल्यूटियम के दोनों के पढ़ लेंगे, यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। एक्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडाणु को सक्रिय करना होता है। ये एक कार्य हो गया। एक्रोसोम का मुख्य कार्य होता है अंडाणु को सक्रिय करना। और इसमें है अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु के बाहरी परत घोलने का कार्य करते हैं। तो ये रहेगा आपका दूसरा इसका कार्य एक्रोसोम का। इसके बाद है ऋतुस्राव या रजोधर्म चक्र क्या है? आतव चक्र जिसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको पूरा आंसर इसका दिया गया है, इसे जरूर से कंप्लीट कर लें, है ना। तो इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर पूरा दिया गया है। इसके बाद है द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा दी गई है। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है ना? जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर, है ना। दो जोड़ी के लक्षणों को जानना है, उनका अध्ययन करना है। 2 जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों को जानने के लिए अध्ययन करना है, तो उनमें जब क्रॉस कराया जाता है नर एवं मादा में तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। सीधी बात है, आपका आंसर दिया गया है ना। तो एफपीडी में F1 पीडी इस प्रकार से होता है। द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप का अनुपात जो होता है द्विसंकर लक्षण रूपी, इसे अनुपात कहते हैं। और उदाहरण है मेंडली क्रॉस के 9:3:3:1 का अनुपात होता है ना। यहाँ पे भी अनुपात आएगा इन 2 के बीच में। तो इस प्रकार से रहेगा। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में से पूछा जा सकता है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो इसका बनेगा, डीएनए आरएनए का अंतर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम खालिस्तान है। डीएनए का पूरा नाम निम्न में से है ना। तो इस प्रकार से बन सकता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आप पता होगा, आपको 9th से पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए आरएनए, है ना। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं नीचे आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखी है ना। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं यहाँ पे 3 दे दी हैं, 2 जरूर कंप्लीट, तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर भूल गए
तो कोई यहाँ पे आपका ये नहीं रह जाएगा कि याद नहीं आ रही अब ये हो गया वो, है ना। तो अनुवंशिक कूट हमेशा ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट होता है, यानी नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है, नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है, ट्रिपलेट होता है। 20 अमीनो अम्ल के लिए 64 कूट होते हैं। वैसे तो अमीनो अम्ल 21 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से 20 प्रकार के माने जाते हैं ना। अगर आपसे पूछा गया कि अमीनो अम्ल के प्रकार हैं, वैसे तो ये 11th का पोर्शन है इंपॉर्टेंट कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में 21 दिया गया है तो आपको 21 ही सही आंसर लगाना है। और अगर आपके में 21 नहीं दिया गया है, 21 जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, 20 दिया गया है, तो आप 20 ही लगाएंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं अनुवांशिक कूट जो होता है यह अपहासी कूट होता है, यानी एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं, अपहासी कूट, है ना, एक से अधिक। समजात अंग क्या है? समजात अंग आपके विकास वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, समजात अंग क्या है? 2 अंक के क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर रहे हैं अभी हम 3 अंक के देखेंगे, सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं समजात अंग आपके जीवों के वे अंग जो रचना उत्पत्ति में समान होती हैं, जिनकी रचना और उत्पत्ति यानी कि जो बने समान हैं, जिनका उत्पत्ति समान है, उत्पत्ति एक समान हुई है, जैसे उसी प्रकार से ये बने उसी प्रकार से ये बने। क्या उदाहरण? जैसे कि चमगादड़ के पंख हो गए, फ्लीपर हो गए, भेल के फ्लीपर, है ना। मनुष्य का जो अपना मनुष्य के अपने हाथ हो गए और चमगादड़ के पंख हो गए, है ना। उत्पत्ति समान हुई है, लेकिन ऐसे ही तो अपने हाथ हुए, ऐसे ही उनके हाथ हुए, और रचना जो है उनकी समान है ना। तो ये समजात अंग कहलाते हैं, समजात, है ना। तो ये समजात अंग कहलाएंगे। मनुष्य का हाथ हो गया, घोड़े के अग्रपाद, भेल के फ्लीपर। तो आपको ये सभी याद रखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये उदाहरण जरूर से याद रखेंगे, है ना। मनुष्य के हाथ हो गए, तो ऐसे भी पूछ लिया आपको कि भेल के अग्रपाद उदाहरण हैं किसका? समजात अंग का उदाहरण। तो ऐसे आपको हर तरफ से उसको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बाद देख सकते हैं समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग क्या होता है? उदाहरण लिखिए, उदाहरण के साथ सभी के देखना है। तो समवृत्ति अंग वे अंग होते हैं जो रचना उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए इसका बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ में दिखाता हूँ आपको। एक तरफ है आपका समजात, एक तरफ है समवृत्ति, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये भिन्न भिन्न है, यहाँ पर समान है। रचना और उत्पत्ति में यहाँ पे ये समान है, बल्कि रचना उत्पत्ति में समवृत्ति अंग जो हैं वो भिन्न भिन्न है। बस यही अंतर दोनों में है, दोनों कंप्लीट रहेंगे। जिसमें समवृत्ति है, वृत्ति है ना, समवृत्ति में अलग अलग हैं, है ना, रचना उत्पत्ति अलग अलग हैं, लेकिन कार्य जो है वो एक समान कर रहे हैं। कार्य समवृत्ति अंग जो होते हैं वो कार्य एक समान करते हैं, वो समवृत्ति अंग आपके कहलाते हैं। वो जो अंग हैं रचना और उत्पत्ति में तो अलग अलग हैं, लेकिन कार्य एक समान कर रहे हैं, कार्य वही कर रहे हैं जो जैसा कि अपने हाथ कर रहे हैं। उसी प्रकार चमगादड़ के हाथ, चमगादड़ के वो पंख हो गए और तितली के पंख हो गए, है ना। तो इनकी रचना उत्पत्ति अलग अलग है। देखिए रचना तो अलग है ना, क्योंकि चमगादड़ के पंख कहाँ और तितली के पंख कहाँ। और इस प्रकार से कहा जाएगा कि समवृत्ति एक कार्य एक समान करते हैं, क्योंकि दोनों ही उड़ने का कार्य कर देते हैं। चमगादड़ के पंख हो गए उड़ने का कार्य कर रहे हैं और तितली के पंख भी उड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी रचना जो है उत्पत्ति जो है अलग अलग है। तो ये रहेगा आपका समवृत्ति अंग। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे भी दिया गया है और शिकागोशी तितली के अंग तितली के पंख, ये अंग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इन अंगों को धारण करने वाले जीव विकासात्मक दृष्टि से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो विकास होता है ना में वो उनमें अलग अलग लेवल का होता है, डिफरेंट है ना, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हैं अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी अंग देखेंगे, अवशेषी अंग का उदाहरण आता है ना, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, है ना, पुच्छ कशेरुक, जैसे कर्णपल्लव हो गया। इसके उदाहरण याद रखिए, कर्णपल्लव बताया मैंने, पुच्छ कशेरुक बताया, ये याद रखेंगे अवशेषी अंग के उदाहरण। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कोई काम ही नहीं, अवशेष बचे हुए हैं। अवशेष जानते हैं ना, पुराने ज़माने की चीज़ें, है ना, पुराने ज़माने में जिसका काम किया जाता था, मतलब प्राचीन समय के, जो आप यूज में नहीं रह गए, है ना। तो ये रहेंगे अवशेषी अंग, जिनका अब शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वो पड़े हुए हैं। कुछ अंग ऐसे बचे हुए हैं शरीर में, जैसे कर्णपल्लव हो गया, पुच्छ कशेरुक हो गया। तो ये होते हैं आपके अवशेषी अंग, इन्हें याद रखेंगे। अवशेषी अंग आपके ये होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ से हमारे 3 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 3 अंकीय क्वेश्चन। तो ये सारे 3 अंकीय क्वेश्चन आपके इसमें डायग्राम ज़्यादा बताए हैं मैंने, है ना, और अंतर बताए हैं जो आते हैं। 3 अंकीय क्वेश्चन हर चैप्टर के बताए हैं। तो ये सभी अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। 3 वीडियो जो 3 अंकीय क्वेश्चन हैं आपके अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको और किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए।
चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, और आपको ये हेल्पफुल लगे तो भी बताएं। सभी प्रकार का सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 अंक के क्वेश्चन ये सभी अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता सकते हैं। तो आपको जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और भी आप हमें अन्य जगह फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 अंक के जो क्वेश्चन है आपके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।